11th क्लास का पहला चैप्टर सेट पे डिपेंडेंट है। सेट में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक माइंड मैप होना जरूरी है। माइंड मैप के लिए मैं आपको पहले बता दूं, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइज वाइज डिसाइड किए गए हैं कि कैसे आपको समझ में आ सके आसानी से। तो फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का देखें तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो सारे उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लिए गए हैं। 1.2 एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, 1.3 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, 1.4 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 1.5 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं पहला एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 का सेट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करूँ 1.1 में, तो सबसे पहले हमें जानना है सेट्स के बारे में कि सेट्स होते क्या हैं। सेट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि वेल डिफाइंड हमें बताता है कि कैसे कलेक्शंस होनी चाहिए। तो पहले सेट्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जब हम सेट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे तो सेट को दो तरीकों से रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस सेट्स क्या है, सेट को होते क्या हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से रिलेटेड, जिसमें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर हमारा 1.2 को डेडिकेट करेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फिर आपको उसी में जानने को मिलेगा इक्वल सेट्स के बारे में। फिर इसी एक्सरसाइज में आपको एम्प्टी सेट के बारे में जानने को मिलेगा। जब इन तीनों टॉपिक को आप जान लोगे, इन तीनों टॉपिक को मैं क्लियर करा दूंगा कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर आप खुद बनाओगे तो आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। और एनसीईआरटी बहुत ही बेस लेवल से क्वेश्चंस देते हैं, तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आपसे हो पाए, इसके लिए सारे कॉन्सेप्ट इसमें उठाए गए हैं। और आप दूसरे बुक से अगर क्वेश्चंस को बनाते हो तो भी आपके बनेंगे इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद। हमारा थर्ड एक्सरसाइज जो होगा वो होगा सबसेट के ऊपर, जिसमें रियल इंटरवल के बारे में हम जानेंगे। सबसेट्स आपको पता होगा सेट का सबसेट क्या होते हैं, या फिर अभी लेक्चर जब होंगे तो आपको लेक्चर्स में पता चल जाएगा कि क्या है सबसेट, और उसमें आप रियल इंटरवल के बारे में समझोगे। 1.4 हमारा जो एक्सरसाइज डेडिकेटेड है वो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, ऑपरेशन ऑन सेट पे है। सेट से रिलेटेड, सेट के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। उसके बाद इन सारे को जानने के बाद इसी में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम को, कि वेन डायग्राम से हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा एक टॉपिक बचता है 1.5 का, जिसमें हम उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। और इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो आसानी से हमारा सेट चैप्टर कंप्लीट होगा। ये हमारा माइंड मैप है पूरे फर्स्ट चैप्टर का, और एक्सरसाइज वाइज है ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से, यानी 1.1 से। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सेट्स के लिए पहले सेट का डेफिनेशन समझते हैं, सेट होता क्या है। तो सेट क्या होता है, तो लिखेंगे सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट इज अ well defined collection of objects, well defined collection of objects, या फिर ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, आगे पता चलेगा इसको एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, समझ में आ रहा है आपको। मैंने कहा सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस हैं जो कि प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है कि उसमें हैं क्या। यहाँ पे वेल डिफाइंड का अपने आप में एक मतलब होता है जो आपको समझना होगा, वो क्या होता है मैं यहाँ पे लिख कर आपको बताता हूँ ताकि आप जान सकें। यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब ये है, डेफिनेशन should not change from person to person, यानी क्या कहना चाह रहा है, परिभाषा बदलना नहीं चाहिए एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाने के साथ साथ।
ऐसा ना हो कि मैं किसी के पास जाऊँ, वो परिवार वेल डिफाइंड मैंने बोल दिया है, लेकिन वो मैंने जो कलेक्शन बताया था वो कलेक्शन लेकर मैं जाऊँ वहाँ पे वो कलेक्शन में चेंज कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि एक कलेक्शन जो मैंने जो बताया है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो मैंने कलेक्शन दिया है वो हर एक पर्सन सेम वही कलेक्शन बताएं, तो वो सेट कहलाएगा, वरना वो सेट नहीं कहलाएगा। इस बात को हम एग्जांपल से समझेंगे बेहतरीन तरीके से। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि चलिए हम लेते हैं ऐसा, मैं कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट एग्जांपल ये है टॉप 5 यूट्यूब चैनल्स, कलेक्शन ऑफ टॉप 5 यूट्यूब चैनल्स, कलेक्शन ऑफ टॉप 5 यूट्यूब चैनल्स यू लाइक। ऐसे टॉप 5 यूट्यूब चैनल बताओ जिसे आप पसंद करते हो। ऐसे 5 टॉप यूट्यूब चैनल्स के नाम बताओ जिसे आप पसंद करते हो। तो मैंने अपनी तरफ से मैं एक कलेक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैंने क्या किया, और एक बात और, सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड between curly bracket। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और इसमें मैं 5 यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैंने 5 फेमस यूट्यूब चैनल का नाम मैंने बोला है, तो यहाँ से 5 फेमस यूट्यूब चैनल का नाम लेते हैं। मैंने पहला यूट्यूब चैनल का नाम लिया, मान ले ध्रुव राठी, मैंने बोला ध्रुव राठी। सेकेंड यूट्यूब चैनल का नाम मैंने लिया क्रेजी XYZ। थर्ड यूट्यूब चैनल मैंने लिया मोहन भागवत। फोर्थ यूट्यूब चैनल मैंने बोला PQR। फिफ्थ चैनल मैंने बोला ABC। मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कि 5 कोई यूट्यूब चैनल से जिसका मैंने कलेक्शन बनाया है और उस कलेक्शन को मैं करली ब्रैकेट के बीच में लिखा हूँ। और एक चीज़ और यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना कि हमेशा किसी भी सेट में जब हम एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट्स को जब हम रखते हैं तो उसको सेपरेट करता है कॉमा, और उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट आप नोट कर लेना साइड में। क्या आपको नोट करना है? एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। यानी एलिमेंट को कौन सेपरेट करेगा? कॉमा सेपरेट करेगा। देखो ध्रुव राठी और XYZ के बीच में कॉमा है, सभी 2 चैनल्स के बीच में क्या है? कॉमास लगे हुए हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि हमेशा सेट को कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है और किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाते हैं, जो कॉमा क्या करता है? 2 एलिमेंट को सेपरेट करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला 5 यूट्यूब चैनल जो कि हमें पसंद है। क्या मैं इस यूट्यूब चैनल को ले जाऊँगा दूसरे किसी पर्सन के पास या किसी दूसरे बच्चे के पास, तो क्या उसका भी 5 यूट्यूब चैनल जो वो पसंद करता हो यही होगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 5 कलेक्शन यही हो। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये एक सेट नहीं है। हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट अ सेट। इट इज़ नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। जबकि यहीं पे मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कलेक्शन ऑफ 5 ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे मैंने जो बोला है स्टेटमेंट कि आपको कलेक्शन लेना है 5 ऐसे ऑड नंबर का जो कि नेचुरल नंबर होने चाहिए, और ऑड नंबर और नेचुरल नंबर होने चाहिए जो कि 10 से छोटे हों। तो आप क्या बोलोगे? कर्ली ब्रैकेट बनाओगे, उसके बीच में 5 ऐसे नंबर्स लोगे जो 10 से छोटे हैं और ऑड नेचुरल नंबर होंगे। तो आप क्या बोलोगे? 1 होगा, 3 होगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये ऐसे 5 नंबर हैं, ऑड नेचुरल नंबर हैं
जो कि 10 से छोटे भी हैं और ऑड नेचुरल नंबर भी हैं। तो क्या मैं इस सेट को ले जाकर किसी के पास भी रखूं और इस सेट को ले जाकर किसी के पास भी रखूं तो ये सेट पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा होगा, जबकि ये सेट पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा होगा। तो जब हम इस सेट को कहीं पे भी ले जा रहे हैं और कोई भी पर्सन हमेशा यही सेट बता रहा है, ऑर्डर आगे पीछे वो अलग बात है, ये आगे जाके समझोगे कि ऑर्डर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं आपको समझाऊंगा कि कोई चीज़ रिपीट नहीं होता है सेट के अंदर में, कोई एक ऑब्जेक्ट 2 बार रिपीट नहीं करना है, ऑर्डर कैसे भी लिख दो आगे पीछे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये 7 आगे आ जाए पीछे आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एलिमेंट्स जो हैं वो यही होने चाहिए, यानी जो मैंने 5 एलिमेंट लिए हैं ये 5 एलिमेंट कोई दूसरा अगर बोलता है तो यही 5 एलिमेंट उसमें होने चाहिए, तो ये सेट कहला जाएगा। इट इज़ अ सेट। क्या कहलाएगा? इट इज़ अ सेट। जबकि ये सेट नहीं था क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। यहाँ पे साफ साफ डेफिनेशन हमें बताना चाह रहा है कि सेट वैसा ही कलेक्शन सेट कहलाएगा जिसके अंदर रखे गए एलिमेंट्स पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। तो इसमें पर्सन टू पर्सन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो बातें यहाँ पे हमारी क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्या कहा कि आपको कलेक्शन लेना है, किसका कलेक्शन लेना है? कलेक्शन ऑफ टॉप 5 एक्ट्रेस, टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो यहाँ पे आप बोलोगे टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेस का जब मैंने नाम लिया तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है कि मैं उस सेट में ऐसा बोलूँ आलिया, करीना, शिल्पा शेट्टी, और मैंने बोल दिया दीपिका, ऐसे ही मैंने बोल दिया। मैं अगर एक कोई और बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम ले लो, जैसे काजोल, ये मैंने 5 ऐसे एक्ट्रेस के नाम लिए जो मुझे पसंद है, टॉप 5 एक्ट्रेस। क्या मैं दूसरे किसी पर्सन के पास जाऊं और वो इस कलेक्शन में यही 5 एक्ट्रेस का नाम लेगा? नहीं, उसका हो सकता है वो कहे कि आपने मिस कर दिया है, आपने मिस कर दिया किसी और एक्ट्रेस को। ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस हैं। सोनम कपूर को आपने मिस कर दिया, यहाँ पे दीपिका पादुकोण की जगह पर सोनम कपूर होना चाहिए। दीपिका पादुकोण मुझे नहीं अच्छी, सोनम कपूर अच्छी लगती है। तो ऐसा बोल सकता है ना कोई? तो ये कलेक्शन तो बदल गया, कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स तो चेंज हो गए। अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं तो इस कंडीशन में हम इसे सेट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट अ सेट। क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं सेट है? क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये ऑब्जेक्ट्स चेंज होते रहेंगे, होंगे नहीं होंगे। अगर पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं तो ये सेट नहीं कहलाएंगे। अगर पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो सेट नहीं कहलाएंगे, और अगर पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे तो सेट कहलाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, मैंने यहाँ पे कहा कि प्राइम नंबर लेस देन 7। क्या मैंने बोला? आपको कलेक्शन लेना है प्राइम नंबर लेस देन 7। क्या मैंने बोला? आपको प्राइम नंबर लेना है जो कि 7 से छोटे होने चाहिए। यानी मैंने अभी जो बोला था ये, इसमें मैं कलेक्शन बनाऊंगा, करली ब्रैकेट के बीच में लिखूंगा, क्योंकि हमेशा सेट में कलेक्शन जो होते हैं वो करली ब्रैकेट के बीच में लिखे जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बिटवीन करली ब्रैकेट एंड एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास। और एलिमेंट को कौन सेपरेट करता है? कॉमा सेपरेट करता है। तो मैंने कहा 7 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो आपको लिखने हैं। तो प्राइम नंबर कौन होंगे? तो बोलोगे 2 होंगे, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है। और आपको यहाँ पे पता भी होगा कि ओनली 1 ऐसा इवन प्राइम नंबर है, वो 2 है। कौन सा है? 2। इवन प्राइम नंबर की बात करें तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो 2। तो पहला प्राइम नंबर क्या होगा? 2, दूसरा 3, तीसरा 5, और यहाँ पे कह रहा है 7 से छोटा होना चाहिए। अगर 7 से छोटा होने की बात कर रहा है तो क्या 7 काउंट होगा? नहीं। अगर कहता अप टू 7 तक बात करता तो 7 काउंट होता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 7 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 7। तो क्या आएगा? 2, 3 और 5। आ रही बात है समझ में? तो ये कलेक्शन है। क्या मैं ये कलेक्शन लेकर किसी भी पर्सन के पास जाऊँ
क्या उसका सेट, उसका जो कलेक्शन होगा वो चेंज होगा? तो कहोगे नहीं, ये कलेक्शन कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। किसी के पास भी जाओ, ऑर्डर भले बदल सकता है, आगे 5 आ जाए, 2 पीछे चला जाए, लेकिन कलेक्शन यही होगा। इसके एलिमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट्स यही सेम टू सेम होंगे। किसी भी पर्सन के पास हम चले जाएं तो हम ऐसे कंडीशन में इसको सेट बोलेंगे, ये भी सेट कहलाएगा। जबकि ये सेट नहीं था, ये सेट नहीं था, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सेट। क्या बोलेंगे? इट इज अ सेट। आ रही मेरी बातें समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एक इक्वेशन वाले ले लेते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। 5वां एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है हमारा। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि आपको लेना है, एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें आप में कुछ सॉल्यूशन करके निकालना हो। मैंने कहा सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि सॉल्यूशन करो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को, तो एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगे एक्स की कुछ वैल्यूज। तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जो एक्स की वैल्यूज आएगी ना, इसको सॉल्व करने पे वो उसका सेट मुझे बना कर दिखाओ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको साइड में सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में क्या आएगा? प्लस माइनस में 9। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस में 3 आएगी। यानी एक्स के 2 वैल्यूज आ गए यहाँ पे, एक तो 3 आया और एक -3 आया। और ये दोनों हमारे कलेक्शन हुए कि एक्स के 2 वैल्यूज ऐसे हैं जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। क्या है ये इक्वेशन? क्या है? सेटिस्फाई है। तो ऐसे 2 नंबर का मैंने कलेक्शन बनाया, 3 और -3 का। क्या किसी और पर्सन के पास जाऊं और मैं पूछूं एक्स के ऐसे कोई नंबर्स बताओ, ऐसे नंबरों का कलेक्शन बताओ जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो, तो आप कहोगे कि 3 और -3 ये ऐसे नंबर हैं, इसके अलावा ऐसा और कोई नंबर नहीं है जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा बोलोगे। और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इसको यहाँ पे जो कलेक्शन होगा वो कुछ डिफरेंट नंबर ले आए, यहाँ पे 4 ले आए, -4 ले आए, 5 -5, 1000 -1000, ऐसा कोई कभी नहीं ला सकता। जब भी होगा तो उसका कलेक्शन 3 और -3 ही होगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सेट। क्या बोलेंगे? इट इज अ सेट। आ रही मेरी बातें समझ में? मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स आपको करवाए जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाया होगा कि एक्चुअल में सेट होता क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी सेट के रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे, उससे रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हमारा सेकेंड टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। चलिए शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। हमने सेट को अभी बोला था, यहाँ पे सबसे पहले एक नोट पॉइंट में आप साइड में लिख लेना कि सेट को हमेशा सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक सेट ए है, तो ए को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि सेट को हमेशा किस में डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल अल्फाबेट मैंने मान लिया ए को मैंने बोला ए कोई सेट है, और सेट को हम किस में, हमने भी आपको बताया कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। तो मैंने कह दिया कि कोई सेट ए है, उस सेट में आपको इवन नंबर लेना है, और वो इवन नंबर कैसे होना चाहिए? 10 से छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 10 से। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कोई सेट ए है, वो सेट कैसा होना चाहिए? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या है? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। आपको इवन नेचुरल नंबर लेना है जो कि 10 से छोटे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? 10 से छोटे। तो मैंने कहा कि सेट ए, और ए हमेशा क्या है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है।
तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक क्या है, एक सेट है और वो सेट कैसा है, इवन नंबर है, वो भी 10 से छोटे हैं, तो मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 से छोटा जो नेचुरल नंबर होगा, इवन नेचुरल नंबर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। यहाँ पे बोला गया लेस देन 10, तो हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बोलता अप टू 10 यानी 10 तक, तब 10 को इंक्लूड करते, जबकि इसने बोला है लेस देन 10 यानी 10 से छोटा होना चाहिए, तो ये होंगे। आ रही मेरी बातें समझ में? तो मैंने क्या कहा था पहले, इससे पहले बताया था कि कर्ली ब्रैकेट के बीच में कॉमा सेपरेट करेगा, और यहाँ पे हमेशा किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करे, तो कैपिटल लेटर से मैंने डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक सेट को रिप्रेजेंट किया है, तो यही फॉर्म हमारा क्या कहलाता है, यही फॉर्म हमारा कहलाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। समझ में आ रही बात है मेरी? यानी किसी नंबर को या किसी अल्फ़ाबेट्स वाले या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख दिया तो, और कॉमा से सेपरेट करते हुए, तो उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसी चीज़ को मैं ऐसा कहा होता, इसी चीज़ को यहाँ पे मैं ऐसा कह चुका होता कि कोई सेट ए है, कि कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स x हैं। क्या हैं, x तरह के एलिमेंट हैं, x तरह के x एलिमेंट होंगे, और वो x कैसा होना चाहिए, सच दैट x इस प्रकार का होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए, x होना चाहिए, और x कैसा होना चाहिए, लेस देन 10। x कैसा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। एंड x जो है ना, वो इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एंड x इज इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। x क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सेट को दिखाने का तरीका क्या था कि मैंने डायरेक्ट नंबर को लिख दिया जो इसने बोला। यहाँ मैंने क्या बोला, x इस प्रकार का है कि x 10 से छोटा है और x कैसा है, इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर मैंने इसी बात को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो यही चीज़ हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाता है, इसको हमने क्या बोलता है, रोस्टर फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। याद रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, बातें समझ में आ रही मेरी? क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। नोट करो, क्लियर है मेरी बातें? चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे सेट को रिप्रेजेंट करना है, सेट को कैसे दिखाना है। तो पहला तरीका मैंने बताया, रोस्टर फॉर्म से दिखा सकते हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म से आप सेट को दिखा सकते हो। तो दो तरीके से हमने सीखा कि सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कौन से तरीके से, एक रोस्टर फॉर्म से और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म से। इस पर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा कि सेट कोई बी है। क्या है, कोई सेट बी है, कोई सेट बी है, तो उस सेट को मैंने लिखा सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आपको कोई सेट बी लेना है, वो सेट बी होना कैसा चाहिए, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो स्क्वायर्स होने चाहिए 5 तक के नंबरों का। क्या होना चाहिए, 5 तक के नंबरों का। तो मैंने कहा कि पहले आप रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाओ इसका। तो आप कहोगे चलो रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में आप कहोगे कि यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे। चलो कर्ली ब्रैकेट हमने ले लिया। अब कर्ली ब्रैकेट में क्या लेंगे, तो कहा कि 5 तक के नेचुरल नंबर आपको लेना है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 तो 4 का स्क्वायर, 5 तो 5 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात है? क्या 5 से ऊपर भी लेंगे? नहीं, क्योंकि ये 5 तक ही बोला है तो 5 तक ही लेंगे। तो अगर मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। लेकिन इसी चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा अगर, तो किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं, किसमें रिप्रेजेंट करूं, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कर्ली ब्रैकेट तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन कर्ली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे कि सेट बी इस प्रकार का है। सेट बी में क्या है, एक्स एलिमेंट है। क्या है,
सेट बी में, जैसे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ मैंने बी से रिप्रेजेंट किया तो बी को मैंने दिखा दिया। यहाँ फिर मैं यहाँ भी मैं कहूँगा क्या है, बी है। तो बी कैसे सेट होना चाहिए, तो उसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं। किस तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं। और एक्स इस प्रकार के होने चाहिए, एक्स किस प्रकार के होने चाहिए, तो एक्स इस प्रकार के होने चाहिए कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। और वेयर जहां x किस तरह के नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में होने चाहिए, वेयर जहां की n जो होगा ना वो लेस देन एंड इक्वल टू किससे, 5 से, यानी 5 के बराबर या 5 के बराबर या 5 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर होगा उसके स्क्वायर आपको लेने हैं। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर है। वेयर, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, वेयर एंड n इज नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने माना कि कोई बी सेट है, उसमें x तरह का एलिमेंट है, x कैसा होना चाहिए, तो n के स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, n के स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। और n किस तरह का होना चाहिए, 5 से छोटा या 5 के बराबर के फॉर्म में होना चाहिए। और n कैसे है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, नेचुरल नंबर के फॉर्म में। चलिए हेडिंग दीजिए, 2 इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आज हम जानेंगे। क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट्स हमारा क्या है, कहता है किसी भी सेट में लिखे गए जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं एक सेट ए है। क्या है, सेट ए है। हमने कहा था सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते, तो हमने कैपिटल लेटर लिख दिया। हमने कहा कोई सेट ए है और सेट है कैसा, सेट ऑफ all letters of the word tree, यानी जो ट्री वर्ड है ना, उस ट्री वर्ड में यूज हुए जितने लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उन सारों का एक सेट बनाना है आपको। क्या बनाना है, सेट बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा कि कोई सेट ए है, उसने कहा कि सेट कैसा होना चाहिए कि जितने भी वर्ड जितने भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए ट्री में, उन सारे अल्फ़ाबेट्स से आपको एक सेट बनाना है। तो मैंने लिखा एक सेट ए है, इसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दे, तो कर्ली ब्रैकेट की मैंने शुरुआत कर दी। इसमें हम लिखेंगे टी कॉमा आर, क्योंकि एलिमेंट्स को हमेशा कॉमा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ई और फिर से ई। क्या मैंने ये सही लिखा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नोट यही कहता है, फर्स्ट नोट यहीं पे आप समझोगे। नोट नंबर 1 क्या कहता है, नोट नंबर 1 कहता है कि कभी भी जो किसी भी वर्ड में या किसी भी चीज़ में लिखे गए नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ लेटर्स जो भी हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको अगर मैं एक सेट के फॉर्म में लिखता हूँ, उसके अल्फ़ाबेट्स को मैं सेट बनाता हूँ, सेट के फॉर्म में लिखता हूँ, तो उसमें यूज़ हुए जितने भी अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स या एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको कभी भी रिपीट नहीं करते। एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड। कभी भी किसी भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्री वर्ड का बोला था, तो इस ट्री वर्ड का अगर मैं सेट लिखने आऊँ तो ए को कैसे लिखूँगा, टी आर ई। आ रही मेरी बात है समझ में। इसी एग्जाम्पल से हम दूसरे नोट को समझेंगे और जानेंगे कि दूसरा नोट कहता क्या है। दूसरा नोट यहाँ पे क्या कहता है, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 कहता है कि जो भी सेट में लिखे गए एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑर्डर कैसे भी लिखा रहे, वो दोनों सेट सेम कहलाते हैं। इन अ सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट
इज इमटेरियल, इज इमटेरियल। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्डर होंगे ना सेट में, वो ऑर्डर आगे हो या पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी सेट को मैं ऐसे लिख दूं तो भी ये ए ही सेट कहलाएगा। मैं लिख देता हूँ ई टी आर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों सेट सेम है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सेट हो या ये सेट हो, ये तो सेट नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं कहलाएगा। जबकि ये सेट होंगे, क्या होंगे, ये सेट होगा, ये भी सेट होगा। क्यों सेट होगा, क्योंकि इसमें लिखे गए अल्फ़ाबेट्स रिपीट नहीं है और किसी भी ऑर्डर में लिखे गए हों दोनों बराबर सेट हैं, दोनों सेम सेट हैं, इससे कोई अंतर नहीं होता, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता कि ऑर्डर आगे हो या पीछे हो। यही दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे। दो इंपॉर्टेंट नोट आपको जानने हैं कि कोई भी अगर हमने सेट बनाया है किसी भी टॉपिक पे, किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर हमने उठाया है, उसमें जो लिखे गए ऑब्जेक्ट्स, उसमें जो लिए गए ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। दूसरा नोट्स ये हमें सिखाता है कि लिखे गए जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, वो सेट एक ही सेट कहलाएंगे, ना कि अलग अलग सेट। आ रही मेरी बात समझ में? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने कहा कि कोई सेट बी है, वहाँ पे हमने कहा सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, कोई भी वर्ड उठा लेते हैं, कमिटी, COMMITTEE। मैंने एक वर्ड उठाया कमिटी, क्या उठाया, कमिटी। मैंने कहा एक सेट आपको लेना है जिसमें जो कमिटी वर्ड में यूज़ किए गए जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उन सभी अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन लेकर आपको एक सेट बनाना है। चलो मैं सेट बनाता हूँ। तो सेट बी को मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया। सेट को कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे तो लिख देते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, सी को लेंगे, ओ को लेंगे, एम को लेंगे। क्या दोबारा एम को लेंगे? बिल्कुल नहीं। आई लेंगे, टी लेंगे, ई लेंगे। क्या ई और टी दोबारा से ले सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी अल्फ़ाबेट्स आपको एक ही बार यूज़ करना है। सी एक बार यूज है, सी एक बार लिया, ओ एम दो बार था, एक बार लेना है, आई एक बार लिया, टी दो बार एक बार लिया, ई दो बार है, एक बार लेना है। आ रही मेरी बात समझ में? यानी कि जो बी हमारा सेट था उसमें कह रहा था कि आपको कमिटी वर्ड में लिखे गए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसका आपको सेट बनाना है। तो हमने सेट बना दिया। क्या हम हमेशा ऐसे ही लिख सकते हैं? नहीं। इस सेट को आप ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। मैं आगे में ही कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैं टी कर देता हूँ, उसके बाद मैं आई कर देता हूँ, उसके बाद मैं सी कर देता हूँ, उसके बाद ओ कर देता हूँ, उसके बाद एम कर देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर सेट है। क्या है? दोनों सेम सेट है। एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेट क्या है? सेम है। आ रही मेरी बात समझ में? अगर इतना समझ में आ गया हो आपको, ये दोनों नोट्स अगर आपको क्लियर है, फर्स्ट नोट एंड सेकेंड नोट, अगर दोनों नोट आपको क्लियर है तो उस पर मैंने एक क्वेश्चन भी करवा दिया और एक एग्जाम्पल लेकर मैंने इस नोट को भी समझा दिया। दोनों नोट को आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में और आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद। ओके, चलिए इसके बाद हम समझते हैं बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आता है जो हमें जानना है। क्या जानना है? समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, हेडिंग दो, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है? और बिलोंग्स टू का पहले सिंबल जान लेते हैं कि बिलोंग्स टू को डिनोट कैसे करते हैं। बिलोंग्स टू का सिंबल कुछ ऐसा होता है। बिलोंग्स टू का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। सी बना के बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। क्या है? बिलोंग्स टू का सिंबल है। क्या है? यहाँ पे हम बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिलोंग्स टू का पहले सिंबल आप जानो, बिलोंग्स टू का सिंबल होता क्या है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिया था ट्री। क्या लिया था? ट्री। इस चीज़ को समझना आप। मैंने यहाँ पे एक सेट लिया था ट्री, एक ए सेट था, उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा TRE। ओके, जब मैंने यहाँ पे TRE लिया तो इसमें जो यूज़ किए गए T, R और E जो हैं,
मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि टी जो बिलोंग करता है ना, टी यहाँ पे टी बिलोंग्स, मैंने अभी आपको बताया बिलोंग्स टू का सिंबल क्या है, ये बिलोंग्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। हम जैसे अगर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम बोलते हैं आई बिलोंग्स टू नालंदा बिहार, आई बिलोंग्स टू यहाँ पटना, आई बिलोंग्स टू गाजियाबाद, आई बिलोंग्स टू नोएडा। ऐसे कुछ भी अगर मैं बोलता हूँ तो मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, ये बताता है, यानी कि मेरी ओरिजिन क्या है, मेरी शुरुआत कहाँ से है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाना है हमें कि जो टी जो अल्फ़ाबेट है ना वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो कहेंगे कि टी जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? टी जो है कहाँ से बिलोंग करता है? सेट ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है ये कहना चाह रहा है टी बिलोंग्स टू सेट ए। क्या कहना चाह रहा है? टी बिलोंग्स टू। इसको पढ़ेंगे कैसे? टी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी टी जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है। उसी प्रकार हम यहाँ पे बोलेंगे कि आर बिलोंग्स टू सेट ए। उसी प्रकार हम क्या बोलेंगे? ई बिलोंग्स टू सेट ए। आ रही मेरी बात समझ में? यानी मैंने क्या कहा कि जो सेट ए था इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स यूज किए गए थे वो सारे एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट ए से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट ए से। तो इसको हम एक वर्ड में लिख देता हूँ, मैं एक वर्ड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके आसानी से। मैंने यहाँ पे बोला कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, क्या मैंने बोला? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट जो होगा ना वो बिलोंग करेगा, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बिलोंग करेगा, क्या करेगा? बिलोंग्स टू कोई सेट होगा, सेट ए होगा, सेट बी होगा या सेट सी होगा। यानी जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है? बिलोंग का सिंबल हो गया, और सेट किससे? ए से या बी से या सी से। आ रही मेरी बात समझ में? तो इतना नोट कर लो, ये बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट था। बिलोंग्स टू को यहाँ मैंने क्या क्या समझा, इस बात को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोला कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को समझा था, उससे पहले हमने समझा था कि सेट होते क्या हैं, फिर मैंने सब बताया आपको सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या थे। पहला नोट ये हमें सिखाया कि कोई भी वर्ड लिखा हो उसमें जो यूज़ किए गए अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया हो उसमें से अल्फ़ाबेट कोई भी अगर 2 बार लिखा गया हो या 3 बार या 4 बार लिखा गया हो, उस अल्फ़ाबेट को आपको जब सेट बनाना है तो उसमें आपको रिपीट नहीं करना है। हमेशा एक ही, जब हम सेट बनाएंगे तो एक ही बार उस अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे उस सेट में, दोबारा हम उस अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम रिपीट करते हैं तो वो सेट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देखो इस चीज़ को मैंने सेट बनाया TRE, जो कि एक सेट है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर चेंज किया। दूसरा नोट क्या कह रहा था कि जो यूज़ किए गए अल्फ़ाबेट्स या एलिमेंट्स हैं उसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, वो पहले वाले सेट के समान है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 2 हमारे नोट्स थे। फिर हमने आपको बताया बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट। बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या था? बिलोंग्स टू को हमेशा सी और बीच में कट लगा के हम इससे डिनोट करते हैं, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। यहाँ मैंने कहा कि जो हमने पहला एग्जांपल लिया था ट्री का, उसमें जो यूज़ किए गए अल्फ़ाबेट्स थे वो कुछ इस प्रकार के थे। तो उसको मैंने कहा कि इसको लिखेंगे कैसे, इसको दिखाएंगे कैसे। तो इसको दिखाना है ऐसे, एलिमेंट ऑफ अ सेट, कोई एलिमेंट है किसी सेट का तो किस सेट से बिलोंग करता है, कहाँ से आता है, कहाँ से उसकी ओरिजिन है। तो हमने कहा कि एलिमेंट ऑफ अ सेट, कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने बोला टी जो है वो बिलोंग्स करता है सेट ए से। किससे बिलोंग करता है? सेट ए से। इतनी बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात? उसी प्रकार आर बिलोंग करता है ए से, ई बिलोंग करता है ए से। इतनी बातें क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो ओके, आगे बढ़ते हैं हम। हो गए? चलिए चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब रीडिंग देंगे आप लोग पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स।
पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स का हेडिंग देंगे। पॉपुलर मैथमेटिकल सेट। चलिए आइए समझते हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी जगह पे आपको यूज़ आते हैं, खास करके सेट में बहुत यूज़ आएंगे। तो सबसे पहले एन क्या होता है ये समझते हैं। एन को हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर ही बोल सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि जेड से क्या करते हैं? इंटीजर को डिनोट करते हैं। सेकंड पे ध्यान देंगे, सेकंड होता है डब्लू। डब्लू को क्या कहते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। आ रही बात है समझ में? उसी प्रकार जेड से क्या कहते हैं? जेड को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। आ रही बात समझ में? चलिए यहाँ पे मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था कि जेड प्लस से क्या होता है। इसी के दो चीज़ें आपको समझनी है, एक जेड प्लस लिखते हैं, एक जेड माइनस लिखते हैं, और बीच में एक होता है क्या? जेड जीरो। यहाँ पे लिख दो जेड माइनस, यहाँ पे लिख दो जेड प्लस, यहाँ पे जेड जीरो। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे जीरो इंटीजर्स बोलेंगे, जीरो इंटीजर। यहाँ पे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। समझ आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स यानी इंटीजर्स को जेड माइनस लिखा रहा है तो सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, जेड प्लस लिखा रहा है तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जेड जीरो तो आपको पता ही जीरो इंटीजर होता है। ऐसे जीरो इंटीजर कुछ लिखते नहीं है ऐसा। फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा क्यू से किसको डिनोट करते हैं? तो क्यू से डिनोट किया था सेट ऑफ रिलेशन। क्या डिनोट करते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। चलिए ध्यान दें, यहाँ पे हम ध्यान देंगे। उसी प्रकार क्यू से हम क्या डिनोट करते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या करते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर बात है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आ रही बात है समझ में? उसी प्रकार टी से क्या करते हैं? टी से डिनोट करते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। टी से क्या डिनोट करते हैं? सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर कहीं पे लिखा रहा है टी तो आप समझ जाना कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर बताना चाह रहा है। अगर कहीं पे आर लिखा है सेट में तो आप समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर। क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर ना। एन से होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से सेट ऑफ होल नंबर, जेड से सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीजर को मैंने तीन तरह से बताया, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। क्यू से हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर, टी से हो गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर, आर से हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ से इन सारे नंबरों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि होता क्या है। आपने पढ़ा होगा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या जिसे हम बोलते हैं। वास्तविक संख्या दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं पॉइंट वाले नंबर, एक होते हैं बिना पॉइंट वाले नंबर। एक कौन से नंबर होते हैं? पॉइंट वाले नंबर होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? बिना पॉइंट वाले नंबर। एक होते हैं बिना पॉइंट वाले नंबर। चलिए, पॉइंट वाले नंबर और बिना पॉइंट वाले का मतलब क्या हुआ? पॉइंट वाले नंबर में आपने देखा होगा, एक को हम लिखते हैं 1.14 मैंने लिखा, दूसरा एक तरह से नंबर में लिखा 1.1414 और ऐसे रिपीट होता चल जा रहा है। तीसरी तरह का नंबर मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा? 1.478927 ऐसे रिपीट होता जा रहा है नंबर। कहने का मतलब क्या है? इस तरह के नंबर्स जो आ रहे हैं इसमें कहीं पे भी रिपीटेशन आ रहे हैं, यानी 4 कहीं पे दोबारा से आ रहा है नहीं, इस तरह से डिवाइड लगते जा रहा है और ये आगे बढ़ते जा रहा है बिना रिपीटेशन के। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डिजिट रिपीट होने लग रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिजिट डिवाइड होने के बाद अचानक से रुक गया, तो इसको हम बोलते थे टर्मिनेटिंग। क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते थे। याद होगा आपको, इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जबकि इसको हमने किस सेक्शन में पढ़ा था? इसको हमने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये 9th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ना था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। जो डेसिमल के बाद जाके 1-2 डिजिट के बाद रुक जाए उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और जो रिपीट होते रहे, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे, ये तो रुकेगा नहीं तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, लेकिन रिपीट हो रहा है तो इसे रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते थे। जबकि बिना पॉइंट वाले नंबर को अगर हम देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, बिना पॉइंट वाले नंबर क्या होते थे? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं माइनस इनफाइनाइट, कहाँ तक? -3, -2, -1, और क्या बोलेंगे? 0, फिर बोलेंगे 1, 2, 3, ऐसे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये सारे नंबर्स होंगे, ये बिना पॉइंट वाले नंबर हैं। इसमें हमने क्या जाना था? इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसे नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है। अगर इसमें 0 को शामिल कर दो तो हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? होल नंबर। ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप देख लो एक बार, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो इसे। 0 से काउंट करोगे तो होल नंबर, अगर यही नेगेटिव इंटीजर को भी काउंट कर दो तो ये क्या हो जाता है? इंटीजर नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिसे हमने जेड से डिनोट किया था, क्या होते हैं? इंटीजर नंबर। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हैं? ओके, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, एक चीज़ और, इन दोनों को हमने पढ़ा था किस 9th क्लास में। इसे कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला रेशनल नंबर में काउंट होता है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर में हमने पढ़ा था। याद होगा अगर आपको तो, इसे हमने इरेशनल नंबर में पढ़ा था। क्लियर है मेरी बातें? यहाँ पे हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, और वैसे नंबर जिसको हम डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा हो और रुक ना रहा हो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हमने रेशनल नंबर में रखा। जो रुक जाए उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, वो भी रेशनल नंबर में होते हैं। जो रुके ना ही रिपीट हो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसे हमने इरेशनल नंबर में काउंट किया। इतनी बातें आ रही समझ में। और हमने देखा था रेशनल नंबर में क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वेयर Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने ये जाना था। बात आ रही समझ में? और इसी का उल्टा होता है इरेशनल नंबर। अगर आपको इतनी क्लियर है तो मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। बात समझ में आ रही है? चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लें। पहला मैंने क्वेश्चन लिया एग्जांपल से। ये कह रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0, और इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है। किस फॉर्म में डिनोट करना है? रोस्टर फॉर्म। हमने पढ़ा था कि सेट को दिखाने का 2 तरीका हमने देखा था, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म जिसे हम कहते थे। दूसरा हमने पढ़ा था क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। आगे वेन डायग्राम को भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। हमने कहा कि x² + x - 2 = 0 इक्वेशन फॉर्म में। इसको हमें, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, x की जो वैल्यू आएगी उसको सेट के फॉर्म में दिखाना है। तो हम इसके पहले सॉल्यूशन को, इसको मैं सॉल्व करता हूँ और x की वैल्यू निकालते हैं। x² प्लस हम क्या लिख सकते हैं? x का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x - x - 2 = 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है तो x + 2 लिखेंगे। यहाँ पे -1 कॉमन आएगा तो x + 2 आएगा, रिजल्ट = 0। यहाँ पे दोनों पार्ट में देखो x + 2 क्या है? कॉमन है ना? तो हम x + 2 को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। रिजल्ट क्या बचेगा? x - 1 = 0। आ रही मेरी बातें समझ में? यहाँ से हम क्या देखेंगे? x की वैल्यू, 2 वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो x के 2 वैल्यू है जिस पे ये इक्वेशन क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। इस पे इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 आएगी। इस पे अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूँ या 1 रखूँ, रिजल्टेंट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो हम कहेंगे कि इसका जो सेट बनाएंगे इस इक्वेशन का, क्या बनेगा? सेट को कैसे डिनोट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के बीच में कौन कौन सा नंबर है? एक -2 है और 1 है। क्या इसके अलावा और कोई नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? और मैं किसी के पास भी ले जाऊँ, इसका सॉल्यूशन निकालकर यही 2 वैल्यू लाएगा जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा, तो ये सेट होगा, क्योंकि इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं और किसी के पास भी जाने पे ये एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे और ये बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ओके,
तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में दिखा दिया। किस फॉर्म में दिखा दिया? रोस्टर फॉर्म में। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म या इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? कह रहा था इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे उसको एक सेट के फॉर्म में दिखा दो, हमने दिखा दिया। और किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या हमें बता रहा है? हमें कह रहा है कि यहाँ पे आपको सेट लिखना है, राइट द सेट। कैसा सेट लिखना है? कोई एक सेट में एक्स एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? एक्स तरह के एलिमेंट्स है। और एक्स होना कैसा चाहिए? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स पॉजिटिव इंटीजर होगा जहां पे एक्स स्क्वायर 40 से नीचे होना चाहिए। यानी एक्स के ऐसे वैल्यूज आपको उठाने हैं जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 40 से कम आना चाहिए, 40 से बड़ा नहीं। तो आप अगर ध्यान से देखो, अगर आपको स्क्वायर याद हो तो एक का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। यहाँ पे ध्यान से देखो, 6 तक के स्क्वायर तो सही थे, 40 से छोटे थे, लेकिन 7 पे जैसे ही गया तो 40 से बड़े हो गए। हमसे कह रहा है आपको ऐसा सेट बनाना है जिसमें सारे इंटीजर हो। देखो 1, 2, 3, 4 ये सारे इंटीजर्स हैं। इनका अगर मैं स्क्वायर करूँ, क्या करूँ? स्क्वायर करो। और पॉजिटिव इंटीजर बोला, निगेटिव इंटीजर भी नहीं। यहाँ पे निगेटिव बोलता तो निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सेट लिखूँ, अगर सेट लिखूँ तो सेट कैसा होगा? करली ब्रैकेट में लिखेंगे। करली ब्रैकेट में कौन कौन सा? एक तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 ऐसे नंबर है जिसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 40 से छोटा होगा, 40 से बड़ा नहीं होगा। और ये करली ब्रैकेट के बीच में क्यों डिनोट किया? क्योंकि ये सेट मुझे बनाने बोला था और रोस्टर फॉर्म में बनाने बोला था। तो ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है। क्या है? रोस्टर फॉर्म। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर है? हमें क्वेश्चन ने बोला कि आप सेट लिख कर दिखाओ। उसका सेट बनाना है कि जो सेट होगा उसमें एक तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए और एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर से सारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए जहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कैसा आना चाहिए? 40 से छोटा आना चाहिए। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 40 से छोटा। इन सारे नंबरों का आप स्क्वायर करोगे तो 40 से छोटा मिलेगा, जो कि इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और किसी के पास भी आप जाओ तो ये सेट चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए क्या है? वेल डिफाइंड सेट है। अगर आपको समझ में आया हो आप इसे नोट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। हम आते हैं एनसीईआरटी पे। किस पे आते हैं? एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा 1.1 क्लियर। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन आगे करते हुए चलते हैं, फिर हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज अगर 1.1 अगर आप निकालोगे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है, स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा उसको बताना है आपको किसकी ये सेट होंगे या नहीं होंगे। जैसे मैं अगर पहला क्वेश्चन देखूं तो पहला क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स। क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट देखो, कह रहा था कलेक्शन ऑफ द मंथ इन अ ईयर बिंग विद द लेटर जे। यानी आपको ऐसे मंथ का कलेक्शन लिखना है जिसकी शुरुआत जे लेटर से हो रही हो। किससे शुरुआत हो रही हो? जे लेटर से। तो आप अगर पूरा मंथ लिखो एक साल में तो क्या मिलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जे से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? 1, 2, 3। तो अगर मैं सेट लिखने जाऊं तो सेट में क्या होगा? तो सेट में हम देखेंगे क्या आएगा? जनवरी आएगा, एक जून आएगा, एक जुलाई आएगा। आएगा ही नहीं आएगा? और ये सेट अगर देखो तो ये वेल डिफाइंड सेट है। अगर मैं किसी से भी जाके पूछूं कि जो 12 महीने होते पूरे साल में, उसमें जो मंथ हैं, जितने भी महीने हैं, उन सारे महीनों में देखो कि कौन सा मंथ जे से शुरू हो रहा है, जे से शुरू हो रहा है। अगर वो जे से शुरू हो रहा है तो उसको आपको सेट में लिखना है। और क्या अगर उसे सेट में लिखेंगे तो किसी के पास भी जाकर आप पूछो तो हर कोई जे से स्टार्ट होने वाला यही वर्ड लेगा, जनवरी, जून, जुलाई। आ रही मेरी बात समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि जे से शुरू होने वाले जितने भी मंथ एक साल में पूरे मंथ होते हैं, उन सारे मंथ में जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारे मंथ्स हैं उसका आपको सेट बनाना है। तो कौन कौन सा महीना होगा? जनवरी, जून और जुलाई। हमने इसका सेट बना दिया। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए आगे।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए, हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा एप्रोप्रिएट सिंबल पड़ेगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने आपको बिलोंग्स टू का एक सिंबल सिखाया था कि बिलोंग्स टू को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसका उल्टा अगर वो बिलोंग ना करे तो उसको ऐसे लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, याद हो आपको तो, बिलोंग्स टू का। और ये क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। अभी मैंने क्लियर करवाया था बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का। क्लियर है मेरी बातें? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कह रहा है 5, तो क्या 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। ये देखो, तो हम क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है मेरी बातें? ऐसे 8 में क्या लिखेंगे, क्या 8 इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं, 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? उसी तरह से कह रहा है 0, क्या 0 इसमें बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आगे कह रहा है कि हमारा 4 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 2 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 10 बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। आ रही मेरी बात समझ में? इस तरह से आप क्वेश्चंस बनाओगे। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। सेट को किस में, रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। आ रही मेरी बात समझ में? सेट्स को किस फॉर्म में दिखाना है, रोस्टर फॉर्म में। पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड का क्या कह रहा है कि आपको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। कोई सेट ए है, उसमें x तरह के एलिमेंट है, x इज एन इंटीजर। x यहाँ जहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और x की जो वैल्यू है वो -3 और 7 के बीच में होनी चाहिए, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में दिखाना, तो हम कहेंगे सेट ए हमने माना, यहाँ पे करली ब्रैकेट डालेंगे। कह रहा है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा कौन सा होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5 6। आ रही मेरी बात समझ में? ये सारे नंबर्स होंगे और ये रोस्टर फॉर्म होगा। हमने कॉमा से इसे सेपरेट कर दिया, जो इसने स्टेटमेंट होगा तो उसे हमने रोस्टर फॉर्म में डिनोट कर दिया। आ रही मेरी बात समझ में? यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा था कि सेट इस प्रकार के हैं, ए कोई सेट है, उसमें x तरह के एलिमेंट्स हैं, x कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। वो कहाँ से कहाँ तक, -3 से 7 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे उस सेट में होने चाहिए। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक, है ना? अरे मेरी बात समझ में? इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन हमारा बन चुका है। आप इसके आगे के थर्ड में और भी क्वेश्चन है, उसे आप खुद से सॉल्व करना, आपसे बनेगा। ओके। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, इसको सेट फिल्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए लेट कर लेते कि मान लेते ये सेट क्या था, हमारा ए है। क्या है? ये हमारा जो सेट है वो ए है। इसको हम रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोला था कि आपको यहाँ पे डिनोट करना होता है कि मान लेते हैं इसमें x तरह के एलिमेंट है। किस तरह के एलिमेंट है? x तरह के एलिमेंट है, और x इस किस प्रकार के, x बराबर होना चाहिए, ये देख रहे हो आप, 3 के मल्टीपल से सारे, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौका 12, यानी कि ये 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में। तो हम क्या बोलेंगे, 3n के फॉर्म में। किस फॉर्म में? 3n के फॉर्म में। वेयर, जहाँ क्या है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर, जिसमें आप यहाँ पे क्या लिखोगे, n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 12 तक, है ना? तो आप क्या बोलोगे कि n जो है वो 1 से बड़ा और 1 के बराबर भी हो सकता है, और किससे, 4 से, 4 से 12, 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा n, है ना? सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है? मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट फॉर्म में इसको डिनोट कर दिया कि एक सेट ए है, इसको मैंने लिखा कि कोई सेट ए है, इसमें x तरह के एलिमेंट है, और x कैसा होना चाहिए, 3n के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे वेयर, जहाँ पे n कैसा है, नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है, और n बिलोंग करता है 1 या 1 से बड़ा होगा, या फिर 4 या 4 के बराबर, 4 या 4 से छोटे होंगे। क्योंकि आप रखोगे यहाँ पे देखो, जब 1 रखोगे तो 1 × 3 3 आएगा, 2 × 3 तो 6 आएगा, 3 × 3 करोगे 9 आएगा, 3 × 4 करोगे 12 आएगा। ये हमारा हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। आ रही बात इतनी समझ में? क्लियर है? चलिए, फिफ्थ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं
वो x तरह के एलिमेंट्स हैं और x कैसा है, तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। आ रही मेरी बात समझ में, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो इसको कह रहा है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हो पाएंगे वो सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे सेट ए लिखूँ तो आप क्या कहोगे, इसको रोस्टर फॉर्म में जिस तरह से रोस्टर फॉर्म दिखा देते हैं सारे एलिमेंट्स को लिखते थे, उस तरह से यहाँ पे कौन कौन सा को 1 3 5 7 9 11 इस तरह से सारे आते जाएंगे। आ रही मेरी समझ में। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इसके जितने भी एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे लिखे गए हैं। कह रहे इसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करो। हमने लिस्ट कर दिया यहाँ पे, हमने करली ब्रैकेट के बीच में सारे एलिमेंट्स को हमने लिख दिया। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर है। इस तरह से 5वें नंबर का जितना भी क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व होगा। ओके, ऐसे छठा क्वेश्चन में आपको मैच करना है। आप आसानी से मैच कर लोगे। इधर से रोस्टर फॉर्म दिया गया है, दूसरे साइड सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। आप आसानी से 6 वाले क्वेश्चन को बना लोगे। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ रोस्टर फॉर्म एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म, आपको मैच करके बताना कि कौन सा सेट किससे मैच करेगा। ओके, चलिए तो आज यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 के सारे कॉन्सेप्ट और उसके सारे क्वेश्चंस 1.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद हमारा 1.3 1.4 इस तरह से कंटिन्यू हमारा क्लासेस चलेगा। ओके, चलिए, थैंक यू।